तो इन केस ऑफ प्रोटीन एक्सेस इन डाइट, यानी अगर इसकी क्वांटिटी जो है वो डाइट में ज्यादा होती है तो फिर क्या मसला मसाइल हो सकता है। तो प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, पोटेंशियली टॉक्सिक नाइट्रोजन इज रिमूव्ड in the form of urea and other relatively less harmful substances, and this process is carried out by the kidneys, and mainly it is lost in the form of urine. Other part of amino acids converted to fat and glucose may be stored or used immediately. Occasional high protein diet not detrimental for adults, यानी कभी कभार अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं तो शायद इसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि रोज इसको आप हैबिट के तौर पे अडॉप्ट कर लें, क्योंकि इसमें स्ट्रेस किस पे पड़नी है, आपके किडनीज के ऊपर जाके। एंड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस may result in tendency of kidney stones. Too much protein injurious for babies. Kidney are immature during the first few months. जब हम बच्चों को नॉर्मल डाइट की तरफ मूव करते हैं तो इसमें ये केयर जरूर करनी चाहिए कि उनको आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन की तरफ इंड्यूस करें। अमूमन पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुद भी गोश्त खा रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा भी गोश्त खाना शुरू कर दें, तो शुरू में अगर उसको यखनी भी देनी है तो फिर भी उसकी रीजनेबल क्वांटिटी, क्योंकि जब उसके किडनी मेच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद उसने सारी उम्र यही काम करना है। तो अगर उस वक्त प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर देंगे आप तो मे बी किडनीज के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Unless infants given sufficient water, extra urea formed from excess protein not excreted accumulates in the blood, making baby thirsty and nauseated. यानी आप भी जब स्पेशली प्रोटीन वाली फूड खाते हैं तो आपको भी ज्यादा प्यास लगती है और आप उसके हिसाब से फिर पानी ज्यादा पीते हैं। आप थोड़ा सा ज़हन में लाए ना कि किसी दिन आपने रात के वक्त खाना ऐसा खाया हो कि जिसमें गोश्त ज्यादा था, बारबेक्यू ज्यादा थी, फिर आप रात को उठ उठ के पानी पीते हैं। तो बच्चे जो हैं चूंकि अभी बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनके अंदर पानी की कमी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जब यूरिया की फॉर्म में किडनीज ने एक्सक्रीट करना है, तो अगर पानी ज्यादा नहीं होगा, बॉडी के अंदर हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर नहीं होगा, तो ये थिक फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, यूरिया इजीली बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, ब्लड में इसका कुछ लेवल जो है वो रिटेन करेगा, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो थ्रस्टी और नॉजिएटेड जस्ट लाइक नोजिया, यानी ऐसा लगता है जैसे उसको वोमिट आने वाली। अब अगर हमने दोनों डायमेंशंस देख ली हैं, प्रोटीन कम खाना भी नुकसानदेह है, ज्यादा खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। अब जो ग्लोबली डेफिशिएंसी के जो इश्यूज ज्यादा रिपोर्टेड हैं उनकी हम बात करेंगे, और ये डेफिशिएंसी कब होती है, एक दिन में नहीं होती। जब डाइट्स लो इन प्रोटीन हो, यानी उस एरिया में आप जो चीजें खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन का लेवल हाई नहीं है। इसके अलावा अल्कोहलिज्म, ये तो खैर अडल्ट एज में जाके ये भी एक मैकेनिज्म हो जाता है। स्टारवेशन, ये हर एज के अंदर हो सकता है, बच्चों में स्पेशली ज्यादा इफेक्ट होता है, और वो एरियाज जहाँ पे ड्राउट हो, जहाँ पे कंफ्लिक्ट हो, वहां पे नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल जो है वो क्रॉप्स का मेंटेन नहीं रहता, तो अल्टीमेटली खाने को इतना अवेलेबल नहीं होता, और मेन फोकस किस पे होता है कि पेट भरना, क्वालिटी की बात नहीं हो रही होती, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होती, प्रोटीन रिच फूड से हम वो नहीं मिल रही होती। चिल्ड्रन आर मोर रेडिली अफेक्टेड एंड सफर फ्रॉम क्वाशरकोर एंड मरासमस। इन दोनों को भी आपने ज़हन में रखना है, और इनके हम आगे फीचर्स पढ़ेंगे, दोनों को डिस्टिंक्शन करना सीखेंगे, कैसे इनका फर्क कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वाशरकोर। ये यहाँ पे आप देख लें कि इंडिविजुअल नॉर्मल हाइट वाला इंडिविजुअल, इसका स्ट्रक्चर देखें, और ये एक क्वाशरकोर वाला इंडिविजुअल देखें। स्पेशली बेली साइज जो है ना, इसको आप जरा फोकस करें।
यहाँ से तो लगता है कि ज्यादा हेल्दी है, लेकिन बेसिकली मैंने आपसे एडिमा की बात की थी। ये वो वाली फेज है कि वाटर कम्युलेटेड है कैविटी में, जो कि रियल वेट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। और बाकी इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको श्रिवल्ड बॉडी नजर आना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसकी जो प्रोटीन थी मसल्स की, वो एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है। वर्ड ड्रॉ कहाँ से किया गया? ये अफ्रीकन एक कबीला था, वहां पे ये प्रॉब्लम देखी जाती थी कि जब एक बच्चा, अभी उसकी एज जब वो साल ही होती थी, विद इन ईयर उसकी एज होती थी, और वो मदर फीडिंग पे था, ब्रेस्ट फीडिंग उसको की जाती थी एज अ मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जब नया बच्चा पैदा हो जाता था तो फिर वो उसको रिप्लेस कर देता था, और वो बच्चा जो पहले वाला बच्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता था। तो इसको हम कहते हैं इलनेस ओल्डर चाइल्ड गेट्स, यानी जो पहले वाला बच्चा, व्हेन एन अदर इज बॉर्न, व्हेन न्यू वन इज बॉर्न, क्योंकि उसकी जो डाइट की सप्लाई थी वो नया जो है ना उसको मिलना शुरू हो जाती है, और जब इसको वो सप्लाई कम होती है और उस एरिया में ऐसी फूड्स अवेलेबल नहीं है कि जो कंप्लीमेंट्री फूड्स जिनको हम बोलते हैं कि उनकी प्रोटीन क्वालिटी बेहतर हो, तो अल्टीमेटली प्रोटीन शॉर्टेज रिटार्ड्स ग्रोथ, कद छोटा रह जाना, अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और सब्सिक्वेंटली हर बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करना, बट एनर्जी नीड्स आर ऑफन मेट, और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जरूरी नहीं कि वो पूरी नहीं हो रही। तो एनर्जी कहाँ से पूरी हो रही है कि उसकी अपनी प्रोटीन जो बॉडी की वो एनर्जी में यूटिलाइज होना शुरू हो गई। स्किन फ्लेक्स छिलके की तरह उतरती है, हेयर स्पार्स, एक तो एजिंग के साथ हो सकता है ना हेयर लॉसेज जो है, लेकिन बच्चा जो है उसके यंग वन एज के अंदर ही उसके हेयर जो है वो स्पार्स होना शुरू हो जाते हैं, थिन होना शुरू हो जाते हैं, बाज दफा उनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली तो हमने सुना ना कि भाई ब्लैक से ये वाइट हो सकते हैं, लेकिन उसके हेयर जो है वो रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बाज दफा ऐसा लगता है जैसे किसी कंट्री का जो फ्लैग होता है स्ट्रिप्स की फॉर्म में हेयर्स जो है वो नजर आते हैं। मसल सो वेस्टेड दैट चाइल्ड कैन नॉट क्रॉल, बच्चे के लिए रेंगना मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसके कनेक्टिव टिश्यूज ने उसका साथ दे सकें। पफी अपीयरेंस हो जाती है ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ वाटर, एंड चाइल्ड इज मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, और जब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो फिर इन्फेक्शन से मजीद उसका वेट, मजीद उसकी हेल्थ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्वाशरकोर में जो प्रोमिनेंट चीजें होती है उसमें एनीमिया का मसला हो जाता है, वेस्टिंग का प्रॉब्लम है, ओडिमा हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी ट्रीटमेंट डेथ में अकर। ये वही चीजें मैंने यहाँ पे शो ऑफ की हैं जो मसले मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पे भी रेड हेयर्ड चाइल्ड का नाम लिखा गया है, ग्रोथ फेलुअर है, मसल वेस्टेड है, पिटिंग टाइप ओडिमा, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था ना कि फिंगर से उसका पाँव प्रेस करें तो उसमें एक डिप बन जाता है, पिट बन जाता है, और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, फीट, हैंड्स, आईलिड्स, बेली, किसी जगह पे भी पिटिंग टाइप ओडिमा हो सकता है जो कि स्वीयर फॉर्म है। चलने फिरने में दुश्वारी है, मून फेस, मून फेस से मुराद क्या है कि उसका मुरझाया हुआ चेहरा जो है वो फ्लफीपन उसमें से खत्म हो जाएगा, एपिटाइट मुतासर होगी, खाना पीना मजीद उसका कम हो जाएगा, इवन वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और इरिटेंट फील करेगा, मतलब थोड़ा सा उसको आप बेशक उसको प्यार करना चाहें तो वो इरिटेशन फील करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो उनमें से कम हो चुका है, वो अपनी बॉडी के साथ फाइट कर रहा है। और हेयर चेंजेस हैं इसमें माल नोरिशमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं।
और इजीली प्लगेबल हेयर होते हैं, जैसे पकड़ के खींचे वो निकल जाते हैं। ये एडिमा की भाई पहचान मैं बता रहा था कि फिंगर से आप पिट प्रेस करें तो यहाँ पे एक पिट नजर आएगा। और हेयर में आप ये बैंड देखे हैं, फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक हेयर जो है ना वो कंटिन्यूसली एक कलर को शो नहीं कर रहा, सिंगल हेयर के अंदर भी बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जहां पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है उसी हिसाब से बैंड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जी, अब हम दूसरे डिसऑर्डर की बात करेंगे, मरासमस। ये उससे ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है। क्वाशरकोर में यह था कि उसकी एनर्जी हम कह रहे थे कि मे भी पूरी हो रही हो, इसमें एनर्जी भी सेक्रीफाइस होती है, यानी उसकी एनर्जी भी कम उसको मिल रही होगी। तो चाइल्ड इज इक्वलेंट टू स्टारवेशन, टिपिकली अकर्स इन अर्ली लाइफ, ऑफन अर्ली वीनिंग। वीनिंग वो फेज होती है जब हम बच्चों को नॉर्मल डाइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। चाइल्ड हैज विजर्ड अपीयरेंस, श्रिवल्ड फॉर्म में अपीयरेंस नजर आती है, स्टोमक इज स्वोलन, डायरिया डेवलप्स, नो प्रोटीन टू रिन्यू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंजाइम्स। तो हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर तो है ना कि अगर डायरिया हुआ है और कुछ लॉसेस हो गए हैं प्रोटीन के, म्यूकस मेम्ब्रेन ही अगर डैमेज हो गई अंदर से, तो उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन होनी चाहिए, लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको रिन्यू करने के लिए उसके पास एबिलिटी नहीं होती। एंजाइम्स जो है ना इनके लॉसेस नहीं पूरे हो पाते। चाइल्ड विल फील लिथार्जिक, जैसे उसमें एनर्जी नहीं है, एंड लेस रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। इनिशियली लैक ऑफ फूड चेक्स ग्रोथ, गिवन सफिशिएंट फूड चाइल्ड रिकवर्स। तो अगर इसको टाइमली पकड़ लिया जाए तो बच्चे को रिकवर किया जा सकता है। तो अदरवाइज ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अपने मसल जो है ना वो भी ब्रोक होके एनर्जी में यूज हो जाते हैं, फैट स्टोर्स जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सट्रीम फार्म से, ये स्पेशली सिंध की एक पिक्चर है। अभी यहाँ पे भी देखेंगे, पाकिस्तान में भी ऐसे ही लगता है जैसे अफ्रीका की तरह के हालात हैं। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे फूड की सप्लाई, नेचुरल जो सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और एक्सटर्नल जो सोर्सेज होते हैं ना वो आपको पता ही है कि कितने अरसे तक वो पहुंचते हैं, पहुंचते भी हैं कि नहीं पहुंचते। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटीन की क्वालिटी की हम बात करेंगे। प्रोटीन सप्लाइज डिफरेंट proportions of essential amino acids. Protein that approach ideal proportion corresponding to human requirement when eaten alone and are readily digestible are good quality proteins. तो सिंपली वो प्रोटीन जो बॉडी के अंदर इस तरीके से अमाइनो एसिड प्रोवाइड करे जिस तरीके से बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्वालिटी प्रोटीन कहेंगे। क्योंकि मसला क्या है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अगर कोई प्रोटीन सोर्स ऐसा है कि वो हमारे बॉडी के जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोवाइड कर दे, और उस क्वांटिटी में प्रोवाइड कर दे जिस क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वालिटी प्रोटीन। इन जनरल एनिमल प्रोटीन्स आर बेटर इन क्वालिटी देन दैट ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। वजह क्या है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो एनिमल प्रोटीन्स में ज्यादा पाए जाते हैं, या उनका प्रोपोर्शन जो है वो बॉडी के हिसाब से पाया जाता है। Nutritional value of protein depends upon the relation of amino acids in it to those required for building of new tissue. Amino acid farthest below the standard is known as limiting amino acid. अब एक और मैं डेफिनेशन आपके साथ और एक और कंसेप्ट आपका क्लियर करने जा रहा हूं। अमाइनो एसिड जो है ना जो बॉडी में सबसे कम क्वांटिटी में पाया जाए, ठीक है। फारदेस्ट बिलो का वर्ड यूज किया उसने, फारदेस्ट बिलो द स्टैंडर्ड। हर अमाइनो एसिड का एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी चाहिए।
एक इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है कि एक वक्त में 5 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड से कम अवेलेबल हैं। अब उन पांचों में से वो अमाइनो एसिड जो सबसे कम अवेलेबल है स्टैंडर्ड वाइज, उसको हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड कहेंगे। वीट के अंदर नेचुरली लाइसिन जो है वो लिमिटिंग अमाइनो एसिड कहलाता है, लाइसिन की क्वांटिटी कम होती है। इसी तरह मेज के अंदर ट्रिप्टोफैन, और बीफ के अंदर अगर हम देखें तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं, मैथ्यूनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, ये कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके यूज करें। अगर यही मेज और वीट इसको मिक्स कर लिया जाए तो वीट के अंदर जो लाइसिन कम है वो मेज प्रोवाइड कर देगी, उसको कंप्लीमेंट करेगी, और वीट के अंदर जो ट्रिप्टोफैन है वो मेज के ट्रिप्टोफैन के साथ मिलके तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू कर दे। प्रोटीन की क्वालिटी कैसे डिटरमिन करते हैं इसकी हम पहले बाद में बात करते हैं, पहले हम मजीद जो है ना वो लिमिटिंग अमाइनो एसिड को देख लेते हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल लेवल है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका ये लेवल चाहिए। अब ये फर्स्ट वन लाइसिन की बात करते हैं कि चाहिए कितना, जितना यहाँ पे है कितना, ऑलमोस्ट हाफ। ये जब फारदेस्ट हो गया ना बिलो फ्रॉम द स्टैंडर्ड, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स एज वेल। हम यहाँ देखें कि अगले जितने भी अमाइनो एसिड थे, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो भी बॉडी इनको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इसने लिमिट कर दिया उनकी यूजफुलनेस को भी। तो इसका हल क्या होगा फिर कि हम मिक्स करें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को, इस सेंस में एक के अंदर जो कमी है वो दूसरा उसके अंदर जो एक्सेस है उसको पूरा कर दे। इसमें हो सकता है कि हम बीन्स और सीरियल्स को मिक्स कर सकते हैं। ये बीन्स हैं, ये सीरियल के अंदर वीट की एग्जांपल है, और यहां पे आप देखें कि जब ये आपस में मिक्स अप होंगे तो अल्टीमेटली जो डेफिशिएंसी वाली चीज है उसकी उसके लेवल को, यानी ये वाला जो डेफिशिएंसी लेवल है, अगर इसको वो पूरा कर लें तो आगे ये जितने भी है ना इनकी इतनी यूटिलाइजेशन हो सकती है जो कि कम हो चुकी है। ठीक है, if a person's diet is deficit in one of them, this will limit the usefulness of others, even if those others are present in otherwise large amounts। तो हाल क्या है कि आप मल्टीग्रेन फ्लावर्स को यूज करना शुरू करें, या फ्लावर के अंदर, वीट फ्लावर के अंदर आप बीन्स को ऐड करें, बेसन का आटा डाल लें, भाई चने का आटा जो है बेसन थोड़ा सा वो ऐड कर लें, वीट के अंदर मकई का आटा शामिल करें। अल्टीमेटली हम इनकी यूजफुलनेस जो है, जो बाकी भी है ना उनकी यूजफुलनेस को मेंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल टेस्ट। बहुत ज्यादा टेस्ट हैं, हम सिर्फ 3 पे फोकस करेंगे। एक को बीबी बोलते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू, पीईआर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, एंड एनपीयू नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। बायोलॉजिकल वैल्यू जो है, दिस इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन रिटेन्ड इन द बॉडी, यानी रेशियो है दो चीजों के दरमियान, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, इनटेक से भाई अब मैटर नहीं हो कर रहा, एक होता ना हमने खाया कितना, ये मैटर नहीं कर रहा, खाने के बाद उसका जब डाइजेशन होगी और डाइजेशन के बाद उसमें से जज़ब कितना होगा, तो ये उसके दरमियान रेशियो है एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वर्सेस रिटेन्ड नाइट्रोजन। अब एब्जॉर्ब में से कितना ऐसा है जो बॉडी ने रिटेन किया है और कितना ऐसा है जो बॉडी से लॉस कर गया है, चाहे वो फीकल मास था, चाहे वो यूरिन था, चाहे वो स्वेट था, या और कोई रतूबत है।
तो डेफिनेटली डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करें तो हर एक की आप एक टिपिकल एब्जॉर्प्शन है और उसमें से उसकी रिटेंशन है। तो इसको रेशियो है भाई, इसका यूनिट कोई नहीं है, ठीक है। इनिशियली इसको परसेंटेज में करते होते थे, तो अब जो है ना ये बेसिकली रेशियो है बिटवीन रिटेन्ड वर्सेस अब्जॉर्ब नाइट्रोजन एंड दिस इज द फार्मूला यूज्ड फॉर इट्स कैलकुलेशन। एक नंबर का सवाल आ जाए बाज दफा तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी कवर हो सकता है, या उसको आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज बेसिकली दी एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन और एब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन retained in the body. When amino acids contained in ingested protein correspond to complete protein requirements of the body, almost all nitrogen is retained and biological value is close to 1. अब ये चूंकि रेशियो है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी ही 1 है। तो कहता है अगर आप ऐसी प्रोटीन खाते हैं कि जिसके अंदर अमाइनो एसिड इस रेशियो से पाए जाते हैं जिस रेशियो से बॉडी को चाहिए, तो फिर की और लॉग वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। 100% जो आपने खाया है ना वो बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, और उस फूड की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है उसका हम 1 कहते हैं। When nutritional value of a protein decreases, biological value also decreases because less protein is retained or less nitrogen is retained. सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी है? होल एग की। यानी अंडा आप खाते हैं तो उसमें से 95% जो है वो आपकी बॉडी रिटेन कर लेती है, बहुत कम लॉसेज है। मिल्क वे इसकी भी ऑलमोस्ट वही, दूध की जो प्रोटीन्स है पॉइंट 8, और जो हम ज्यादा खाते हैं वो राइस और व्हीट है। राइस और व्हीट की तकरीबन 50% जो है वो प्रोटीन बॉडी का हिस्सा बनती है, 50% लॉस कर जाती है। जेलाटिन एक ऐसा सोर्स है कि जो बॉडी का हिस्सा नहीं बनती। जेलाटिन के फूड के अंदर डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकती है, जैसे सूप के अंदर थिकनेस लेना, आइसक्रीम उसके अंदर ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये आपको कोई अमाइनो एसिड प्रोवाइड नहीं करती। सेकंड टेस्ट है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और ये इन विवो मेथड है भाई। इन विवो और इन विट्रो समझें जरा। इन विट्रो होता है जो लैब के अंदर टेस्ट होते हैं जिनमें केमिकल यूज होते हैं, और इन विवो है जो बॉडी के अंदर टेस्ट होते हैं, चाहे वो ह्यूमन मॉडल है चाहे वो एनिमल मॉडल है, और इसमें डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स, हार्मोन्स ये सारे हिस्सा लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ इंजेस्टेड प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय द बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो दिस इज रेशियो बिटवीन द इनटेक ऑफ नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल वैल्यू में क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या? इनटेक ऑफ नाइट्रोजन। बाकी ऊपर रिटेन्ड वही है, रिटेन्ड नाइट्रोजन, और चूंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है। और बायोलॉजिकल वैल्यू को भी अगर आप डाइजेस्टिबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी नाइट्रोजन नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है वो निकल आती है। अब ये करते कैसे हैं कि इसमें हम रैट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप ऐसा होगा कि जिसकी डाइट के अंदर प्रोटीन जो है वो 10% क्या है? ये उनकी स्टैंडर्ड्स डाइटरी रिक्वायरमेंट है कि उनकी डाइट के अंदर कम से कम 10% प्रोटीन जरूर होनी चाहिए अगर उनकी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहना चाहते हैं। और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? जिसको हम 0 प्रोटीन देते हैं, यानी स्टार्च और जो फैट है वो तो डाइट का हिस्सा होगी, विटामिन मिनरल्स भी होंगे, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल 0 होगी। तो इसको हम कहते हैं नो प्रोटीन डाइट, नॉन प्रोटीन डाइट। अब दोनों का 10 दिन के बाद जो है ना वो 10 डेज का ट्रायल होता है, और मोस्टली 10 डेज के अंदर अंदर ये वाले रैट्स जिनको हम डाइट नहीं दे रहे, प्रोटीन नहीं दे रहे डाइट के अंदर, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, उनकी बॉडी के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, उनके मसल्स जो है ना वो बॉडी श्रिवल्ड फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाती है, उनका वजन डाउन होना शुरू हो जाता है।
तो ये तो बाहर से चीजें नजर आती हैं ना, लेकिन अंदर देखें तो हो सकता है उनके डिफरेंट ऑर्गन जो है उनके भी लॉसेस होना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी डाई। तो ये 10 दिन का ट्रायल होता है और इससे बिल्कुल ये चीज साबित होती है कि प्रोटीन का डाइट के अंदर कितना बड़ा रोल है। Most whole grains alone and most legumes alone have net protein utilization in the same range as meat. मीट की ये वाली रेशियो है भाई 65 to 57। एक चीज आपने ज़हन में जरूर रखनी है कि जब भी आपने प्रोटीन की क्वालिटी डिटरमिन करनी है तो आपने ये सारे टेस्ट जो है ना इनको करना होगा। किसी एक टेस्ट को करके हम वैलिड कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। एग जो है वो 94% है। अगेन मिल्क इज आल्सो एट टॉप, सोया आल्सो हैज गुड नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ब्राउन राइस ऑलमोस्ट 70, होल ग्रेन्स ऑलमोस्ट 50 to 60। यानी इनकी जितनी हम प्रोटीन खाते हैं ना, सीरियल्स की स्पेशली, इनटेक ऑफ नाइट्रोजन और रिटेन नाइट्रोजन, इनके दरमियान जब रेशो लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50% प्लस जो है ना हमें वैल्यू नजर आती है। तीसरा इनका जो भाई पैरामीटर आता है उसको हम प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो बोलते हैं, जो प्रोटीन की क्वालिटी, न्यूट्रिशन की क्वालिटी को डिटरमिन करने में रोल प्ले करता है। और इसमें एनिमल्स को अगेन यूज किया जाता है, अल्बिनो रैट्स, जिनको 8 से 10 हफ्ते, सॉरी 28 दिन का ट्रायल है भाई, और 8 और 10% ऑफ द प्रोटीन उनको दी जाती है राशन के अंदर। एडलिप्ट राशन कौन सा होता है? जिसमें फ्री एक्सेस हो, यानी खाने में पीने में ना आपने ये नहीं कहना कि 10 ग्राम से ज्यादा ना खाओ, आप उनको फ्री एक्सेस दें, वो जितना खाना चाहते हैं वो खाएं। तो वेट गेन कितना करेंगे? उनका डेली वेट मेजर करते रहें, फूड इनटेक मेजर करते रहें, फूड का जो वेस्ट हो रहा है उसको मेजर करते रहें। तो उन वैल्यू से जो है ना हम प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। तो वेट गेन एंड अमाउंट ईटन केयरफुली रिकॉर्डेड एंड प्रोटीन एफिशिएंसी इज द रेशियो, यानी इसका परसेंट नहीं, इसका यूनिट भाई, बिटवीन वेट गेन एंड प्रोटीन कंज्यूम। अब किन दो चीजों के दरमियान रेशियो है कि वजन कितना हासिल हुआ है और प्रोटीन कितनी खाई थी। तो एग की प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो जो है वो आपको सबसे ज्यादा मिलती है। फिश, काउ मिल्क। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन आ रही है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू, ये देखें राइस से शुरू हो जाता है काम, और सोयाबीन बेसिकली प्लांट सोर्स है, तो ये हाईएस्ट है 2.32 है, इवन इसकी कंपेरेबल है बीफ के साथ। राइस, पीनट, बीन्स, मेज, होल व्हीट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ऑलमोस्ट 1/3 1/4 कह लें कि इनकी प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो है। यानी क्वालिटी वाइज जो है ना फिर एनिमल सोर्स जो है वो सुपीरियर है, चाहे वो अंडा है या दूध है या गोश्त है। लास्ट सेगमेंट इज कंटेंट इन फूड। डिफरेंट फूड्स के अंदर कितनी प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें हम सेम मॉडल फॉलो करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं। ये टेबल के अंदर हम कैटेगरी वाइज जो है ना वो देखेंगे कि सीरियल्स के अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाती है, ट्यूबर्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, मीट के अंदर, एंड सो ऑन। एनिमल प्रोटीन from meat, poultry, fish, milk, cheese, and eggs are high in quality. Soybean protein is complete protein. Other legumes provide good quantity of protein but lack certain essential amino acids. Grain products are low in protein but consumed in large amounts contribute significant proportion. बेशक गंदम में 10-12% के करीब प्रोटीन है, राइस में 6.5-7% के करीब प्रोटीन है, लेकिन चूंकि इनको हम रोज खाते हैं इसलिए ये भी हमारी बॉडी में एक मेजर सोर्स बन जाते हैं प्रोटीन प्रोवाइड करने में। Wheat grains are deficit in lysine. Fruits and vegetables have very little protein. Sugar, syrups, pure fats and oils have none. अब इनकी क्वांटिटीज देखते हैं भाई। सीरियल ग्रुप के अंदर हम देखें तो
तकरीबन 11 to 12% तक हमें नजर आ रही है। राइस के अंदर 6.7, 6.5, व्हीट फ्लावर के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 12%, कॉर्न के अंदर भी। तो आप रफली कह सकते हैं कि जो सीरियल्स है ना, इनमें 11-12 की रेंज में प्रोटीन पाई जाती है। लेग्यूम्स में ऑलमोस्ट डबल नजर आएगी। अब यहाँ पे मसला क्या है, ये कुक्ड है, और जब हम चिकपी को कुक करते हैं तो उसमें 50% प्लस जो है वो वाटर है, 60% के करीब, इसलिए इसका प्रोटीन कंटेंट जो है वो हमें 12.4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर यही चिकपी आप रोस्ट करके खाएं तो अल्टीमेटली ये 22-24 के करीब पहुंच सकती है। वेजिटेबल्स में निग्लिजिबल सोर्स है। सब्जियां हम इसलिए नहीं खाते कि हमें उसमें से प्रोटीन मिले, इनमें से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और पानी जो है वो ज्यादा मिलता है। फ्रूट्स भी उसी तरह की कैटेगरी है। फ्रूट्स में देखें अगेन बिल्कुल निग्लिजिबल है, लेस देन 1%, लेस देन 2% इसमें हमें प्रोटीन नजर आती है। लेकिन इनको जब आप ड्राई करेंगे ना तो अल्टीमेटली इनका प्रोटीन कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। नट्स के अंदर अच्छा सोर्स है भाई, 17%, 16%। इवन ये मूंगफली जो प्राइस वाइज इन सबसे सस्ती है और हमारी एक्सेस में भी आ जाती है, स्पेशली अपनी सोसाइटी को देखें तो इसके अंदर भी 24%, 1/4 के करीब इसके अंदर प्रोटीन है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध की बात करें तो इसमें तकरीबन 5% तक चली जाती है प्रोटीन। गाय का दूध और भैंस का दूध, इसमें फर्क है। और लस्सी के अंदर 0.8%, योगर्ट के अंदर ऑलमोस्ट 3%। गोश्त भाई देखें, माइट भी कुछ लोगों के जहन में हो कि जितना हम गोश्त खाते हैं वो सारा प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। बेसिकली मस्कुलर मैस है ना, तो जैसे हमारी बॉडी में 60% से ज्यादा पानी है, इसी तरह गोश्त में भी कुदरती तौर पे 60% से ज्यादा पानी है। पानी निकाल दें तो फिर जो चीज ज्यादा बचती है वो प्रोटीन है। 16%, 20%, 21% ये प्रोटीन है इसके अंदर। फिश ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर। एग्स भाई ऑलमोस्ट इनके अंदर ड्राई वेट बेस देखें तो 50% के करीब प्रोटीन पाई जाती है। तो एक अंडा जो है ना, इसका वजन अमूमन 60 ग्राम 70 ग्राम एवरेज जो है वो निकलता है। तो हमें एक अंडा खाने से तकरीबन 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। अगर आप इसको 100 ग्राम खाएंगे तो ऑलमोस्ट 11 to 12% प्रोटीन होगी। फैट्स के अंदर प्रोटीन नहीं होनी चाहिए। देसी घी, मक्खन इसमें कहां से आ रही है, बेसिकली थोड़ी बहुत जो लस्सी बच गई होगी रिफाइनिंग में, उसके अंदर प्रोटीन हो सकती है। अदरवाइज जो प्लांट सोर्सेज हैं उसमें बिल्कुल जीरो है, चाहे वो कैनोला है, सनफ्लावर, पाम ऑयल, कोई भी ऑयल हो सकता है, इसमें जीरो प्रोटीन। शुगर के अंदर भी जीरो प्रोटीन है। और ये चीजें जैसे हलवा, ये बेसिकली सूजी से बनता है, गंदम की, तो गंदम में जो प्रोटीन होती है उस हिसाब से इसमें भी कुछ प्रोटीन आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये काफी कम लिखी गई है, ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली। गाजर हलवा इसमें भी इसी तरह ही है। दीज आर सम सजेस्टेड फीडिंग्स।